गुड आफ्टरनून।
सबको पेज दिख रहा है? यस मैम। मैम आपका आवाज़ धीरे आ रहा है। धीरे आ रहा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो लास्ट बताए थे वो था हमारा मैक्सिमम स्पेसिंग। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द स्टीराप्स। तो उसमें क्या था, फॉर द वर्टिकल स्टीराप्स के केस में था, देखो यहाँ पे दिया है फॉर वर्टिकल स्टीराप्स। और वर्टिकल स्टीराप्स के लिए वो था 0.75 डी और क्या है, और 300 mm, whichever is the less था, whichever is less। ठीक है, ये था हमारा वर्टिकल स्टीराप्स के केस में मैक्सिमम स्पेसिंग इतना ही था। और फॉर द बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में कितना स्पेसिंग है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 में, बोलो। आवाज़ आवाज़ आ रहा है पीछे। फर कर रहा हूँ। हेलो, अभी आवाज़ नहीं ना आ रहा है? नो मैम। हम थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ, जोर से ही बोल रहा है। मैम आपका आवाज़ थोड़ा धीमा करती है। अभी आवाज़ आ रहा है? हेलो। यस मैम। ठीक है, देखो मैक्सिमम स्पेसिंग हमने लास्ट क्लास में बताए थे फॉर द वर्टिकल स्टीराप्स के केस में मैक्सिमम स्पेसिंग था, कितना था मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर वर्टिकल स्टीराप्स, कितना था? 0.75 या 300 mm, जिसमें से कम होगा उसको लेना। फॉर द वर्टिकल स्टीराप्स वो था हमारा 0.75 डी और 300 mm, whichever is less। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल स्टीराप्स के केस में। और बेंट ऑफ स्टीराप्स के, हाँ बोलो। बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस, इंक्लाइंड बेंट ऑफ स्टीराप्स है। इंक्लाइंड का दो पार्ट से तुम्हारा डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के केस में उसका होता है, और एक होता है तुम्हारा सेम क्रॉस सेक्शन के लिए अलग अलग उसका शेयर रेनफोर्समेंट के लिए कितना शेयर स्ट्रेंथ आता है वो हम आज बता देंगे। हमको बताओ फॉर द इंक्लाइंड स्टीराप्स, किंग ऑफ इंक्लाइंड स्टीराप्स से बेंट ऑफ स्टीराप्स है। बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में कितना था? बेंट ऑफ स्टीराप्स कितना स्पेसिंग है, ये देखो लिखा है D और 300 mm फॉर द इंक्लाइंड स्टीराप्स
45 डिग्री एंगल में रहता है, और डी और 300 mm, इस दोनों में जो हमारा लेस होगा उसी को हम लोग लेंगे बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में स्पेसिंग फॉर whichever is less। अभी आवाज आ रहा है ना ठीक से? यस मैम। हाँ बोलो। मैम हम लोग वर्टिकल स्टीरअप के साथ यूज़ कर सकते हैं बेंटअप को, या बेंटअप को हम लोग सिंगल यूज़ करते हैं? नहीं, दोनों भी यूज होता है और सिंगल भी यूज होता है। जब हम लोग वर्टिकल स्टीराप्स के साथ बेंट ऑफ स्टीराप्स को यूज करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में उसका कितना होता है स्पेसिंग, उसको कैलकुलेट करेंगे। सेकंड हम वर्टिकल स्टीराप्स के केस में स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। जब दोनों ही साथ में रहेगा, वर्टिकल स्टीराप प्लस बेंट ऑफ स्टीराप्स, हमारा कोई बीम का डिजाइन हो उसमें जब दोनों रहेगा तब हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस बेंट ऑफ स्टीराप्स को ही देंगे। फर्स्ट हम लोग बेंट ऑफ स्टीराप्स को ही प्रेफरेंस देंगे, उसका स्पेसिंग पहले निकालेंगे बेंट ऑफ स्टीराप्स का। उसके बाद सेकंड हम लोग वर्टिकल स्टीराप्स का स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है मैम किस केस में हम लोग दोनों को फर्स्ट साथ यूज़ करेंगे? बीम का डिजाइन के केस में उसको साथ में यूज कर तो सकते मैम हैं, बेंटा हम प्लस सिंगल भी वर्टिकल। तो मैम दे सकते हैं ना वर्टिकल? हाँ सिंगल भी दे सकते हो बेंटा, इसीलिए तो बोला स्टीराप टू टाइप्स होता है, एक सिंगल होता है और एक बेंट ऑफ एक वर्टिकल्स होता है और एक बेंट ऑफ स्टीराप्स होता है। तो इस दोनों में हम वैसा लोग कुछ नहीं है मैम कि अगर सीआर का वैल्यू ज़्यादा होगा या तो सीआर का वैल्यू कम होगा तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे या उसका यूज़ करेंगे? सीआर का वैल्यू, सीआर रेनफोर्समेंट का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो हम बताएंगे आज ही क्लास में बताएंगे, उसका टेंशन मत लो, आज ही बताएंगे। सीआर का जो होता है ना, सीआर तुम्हारा वर्टिकल स्टीराप्स के केस में ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होता है सीआर तुम्हारा अकॉर्डिंग टू बेंट ऑफ स्टीराप्स। जो बेंट ऑफ स्टीराप्स का जो तुम्हारा सीआर स्ट्रेंथ आता है ना, बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में जो सीआर स्ट्रेंथ आता है, वीवी का जो वैल्यू बेंट ऑफ होता है वो नॉट ग्रेटर देन होता है वीएस। वीएस तुम्हारा जो वर्टिकल स्टीराप्स के केस में जो स्ट्रेंथ होता है सीआर स्ट्रेंथ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेंट ऑफ का जो सीआर स्ट्रेंथ होता है। यही बस रिलेशन है, बताएंगे अभी। ठीक है उसके बाद देखो सेकंड आता है हमारा, ये हमारा हो गया मैक्सिमम स्पेसिंग। सेकंड है हमारा कौन सा, हमारा डिजाइन सीआर स्ट्रेंथ होता है अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर है। ये हम पहले WSM मेथड का सीआर एंड बॉन्ड चैप्टर करवा रही हो, क्योंकि सीआर एंड बॉन्ड वाला WSM मेथड से ही ज़्यादा आता है और LSM से कम आता है सीआर एंड बॉन्ड वाला चैप्टर से। तो पहले हम बता देते हैं WSM मेथड का, उसका बेसिस में सीआर एंड बॉन्ड हो रहा है। उसके बाद देखो हमारा जो वर्टिकल स्टीराप्स हो, बेंट ऑफ स्टीराप्स हो, उसके लिए हम लोग जो सीआर स्ट्रेंथ कैसा लेते हैं, कितना लेते हैं, तुम लोग इसमें जाओ पेज नंबर 85 में IS बताते रुको। फ्रॉम IS 456 2000 पेज 85 और क्लॉज है B5.4। इस पेज खोल लो तुम लोग, IS 456 2000 का पेज नंबर 85 में जाओ, वहाँ पे देखो इस फॉर्मूला दिया है जिसमें सीआर स्ट्रेंथ का वैल्यू दिया है। पहले हमको बताओ, एक रिलेशन आता है, इस क्लॉज में जाने के बाद हमको बताना है, उसके बाद हमने स्टार्ट करेंगे। IS 456 2000 का पेज नंबर 85 में जाना तुम लोग, और क्लॉज B5.4 है। यस मैम। ओके
सपोज मेरे पास है रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सपोज ये बीम है और बीम में हमारा शेयर फोर्स आ रहा है, ठीक है, ये हमारा शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स, ठीक है। ये देखो पेज बी 5.4 में बताया है, जब देखो इस वाला देख रहा है, एक फॉर्मूला देख रहा है v माइनस टाउ सी बी डी, थोड़ा नीचे में जाओ, देखो एक फॉर्मूला दिया है, शेयर एनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू कैरी ए शेयर इक्वल टू v माइनस टाउ सी इंटू बी डी। तो ये जो v माइनस टाउ सी इंटू बी डी को हम लोग वी एस से डिनोट करते हैं, वी एस इज इक्वल टू कैपिटल v माइनस टाउ सी इंटू बी डी। इसमें v क्या है, v हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स है, मैक्सिमम शेयर फोर्स, और टाउ सी बी डी क्या है ना, जो हमारा तो कोई भी बीम हो उसमें हम लोग स्टीराप्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस स्टीराप्स को जो हमारा उस बीम में शेयर फोर्स भी आता है, तो इस जो हमारा बीम में जो शेयर फोर्स आता है, इस शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए भी कंक्रीट भी कुछ शेयर फोर्स ना सह लेता है। उस जो हमारा जो शेयर फोर्स है जो कंक्रीट सहता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाउ सी इंटू बी डी। मतलब ये जो शेयर फोर्स है हमारा कंक्रीट सह लेता है, और ये हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स है, जो हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स मतलब ए वाला है, जो हमारा बीम में होल सेक्शन में जो शेयर फोर्स आ रहा है मैक्सिमम शेयर फोर्स है, उससे हम लोग कंक्रीट जितना सह ले रहा है उसका शेयर फोर्स को हम लोग माइनस कर देंगे ना, तब हमारा ए आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर रेनफोर्समेंट। वी एस क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर रेनफोर्समेंट कितना है, v माइनस टाउ सी इंटू बी डी। मतलब v हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स है जो हमारा सेक्शन में आ रहा है शेयर फोर्स टोटली, और टाउ सी बी डी क्या है, इस जो हमारा जो शेयर फोर्स है, इतना शेयर फोर्स जो हमारा सेक्शन में जो शेयर फोर्स आता है कंक्रीट उस शेयर फोर्स को कुछ सह लेता है, तो इसको हम लोग टाउ सी बी डी से डिनोट करते हैं। बी हमारा सेक्शन का जो कंक्रीट डायमेंशन है जो हम लोग सेक्शन है, और टाउ सी क्या है, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस है, जो हम पिछले क्लास में बताए टाउ सी है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। और टाउ सी को हम लोग कैसे बोलते हैं, इसको हम लोग क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस भी बोलते हैं। और क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जिस स्ट्रेस में हमारा कंक्रीट में फेल्यूर स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस। तो वी एस हमारा इसी फॉर्मूला से आया, जो हमारा टोटल शेयर फोर्स है माइनस टाउ सी इंटू बी डी। टाउ सी इंटू बी डी, जितना हमारा कंक्रीट जब शेयर फोर्स आता है सेक्शन में, कितना हमारा कंक्रीट सह ले रहा है, उस शेयर फोर्स को हम लोग टाउ सी बी डी कर रहा है, और हमारा सेक्शन का जो टोटल शेयर फोर्स आ रहा है उससे हम लोग टाउ सी बी डी को माइनस कर देंगे, तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट हमको मिल जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट वी एस इज इक्वल टू v माइनस टाउ सी इंटू बी डी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, फॉर द वर्टिकल स्टीराप्स के केस में हमारा वी एस कितना होगा, और बेंट अप स्टीराप्स के केस में हमारा वी एस कितना होना चाहिए। फॉर द वर्टिकल स्टीराप्स के केस में, फॉर द वर्टिकल स्टीराप्स, देखो वर्टिकल स्टीराप्स के केस में जो हमारा वी एस आएगा, एक मिनट, जो वी एस आएगा वो आएगा वी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बी इंटू ए एस बी इंटू डी डिवाइडेड बाय एस इंटू वी। इसमें सिग्मा एस बी क्या है, सिग्मा एस बी क्या है बोलो, सिग्मा एस बी क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस में परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस
इन शेयर रेनफोर्समेंट, ठीक है। और एस बी क्या है? एरिया मैम स्टीरप्स का, या तो जो क्रॉस हम लोग सेक्शनल बेंटअप बार एरिया यूज है। करेंगे। हाँ, टोटल, इसको हम लोग एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और डी क्या है? डी डी क्या है? डेप्थ हो जाएगा मैम, डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ में इफेक्टिव डेप्थ। एस बी क्या है? स्पेसिंग। स्पेसिंग ऑफ द स्टीरप्स, स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर द वर्टिकल स्टीरप्स के केस में जो शेयर रेनफोर्समेंट का कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, वी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बी। इस फॉर्मूला तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम लोगों को याद रखो, किंबा कोट में दिया हुआ है पेज नंबर 85 में, प्रैक्टिस कर लो। तो वी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बी इंटू डी डिवाइडेड बाई एस बी है। सिग्मा एस बी हमारा परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है, और एस बी होता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। देखो डी हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, और एस बी हमारा जो स्पेसिंग होता है, मतलब एक स्टीरप से लेके दूसरा स्टीरप्स का बीच वाला जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं। ये हमारा है वर्टिकल स्टीरप्स के केस में वी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस बी इंटू एस बी डिवाइडेड बाई एस बी। ये हमारा है फॉर द वर्टिकल स्टीरप्स। ये हमारा है फॉर वर्टिकल स्टीरप्स के केस में, फॉर वर्टिकल, देखो फॉर वर्टिकल स्टीरप्स। बेंटअप स्टीरप्स भी होता है, तो बेंटअप स्टीरप्स के लिए, बेंटअप स्टीरप्स में फर्स्ट आता है हमारा इंक्लाइंड स्टीरप्स। जब हमारा स्टीरप्स इंक्लाइंड है और सीरीज ऑफ द बार्स बेंट अप ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए है, तब हमारा जो वी एस का वैल्यू होगा, वी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बी इंटू एस बी इंटू डी डिवाइडेड बाई एस बी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या है? अल्फा क्या है बोलो? एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड स्टीरप। एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड स्टीरप्स, ठीक है। अल्फा है हमारा एंगल बिटवीन इंक्लाइंड स्टीरप्स। जब हमारा सिंगल बार और द सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार रहेगा ऑल बेंट अप ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, उसके लिए वी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस बी इंटू साइन अल्फा होता है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, देखो जो वर्टिकल स्टीरप्स के बेंटअप और वर्टिकल स्टीरप्स के केस में किसका हमारा शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा आता है, द स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट ज़्यादा आता है, उसका जो रिलेशन होता है फॉर द वर्टिकल स्टीरप्स और बेंटअप स्टीरप्स के केस में जो वी वी होता है, वी वी मतलब ये तुम्हारा बेंटअप स्टीरप्स के लिए जो शेयर रेनफोर्समेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट, वो नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए भी इंटू एस बाई टू, मतलब भी इंटू एस बाई, मतलब जो हमारा वर्टिकल स्टीरप्स के केस में जो शेयर स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट होता है, वो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो इसका जितना वैल्यू होगा ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी वी का वैल्यू हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा कोडल प्रोविज़न है, इसको कभी कभी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। पर तो बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में जो द स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट का जो वैल्यू है नॉट ग्रेटर देन VS/2 होना चाहिए, इतना होना चाहिए। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट आता है कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। वीवी तो क्या है मैम? वीवी क्या है? वीवी जो वर्टिकल स्टीराप्स के केस में देखो जो हमारा शेयर रेनफोर्समेंट का जो वैल्यू है, द स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट, वही है हमारा वीवी है। सॉरी वर्टिकल स्टीराप्स बोल रहा, बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में, बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में देखो VS हमारा, VS क्या है? VS हमारा वर्टिकल स्टीराप्स के केस में है और VV हमारा बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में। हम इसको हम VV से डिनोट किए हैं, तो जो तुम्हारा जो फॉर्मूला है इसको VS से डिनोट किया है, तो लोगों को समझाने के लिए हमने VV कर दी है। ये हमारा है फॉर बेंट ऑफ स्टीराप्स, फॉर बेंट ऑफ स्टीराप्स के लिए तुम लोगों को समझा के लिए हम VV बना दिए है, B फॉर बेंट ऑफ करके। फॉर द बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट, ठीक है। और VS होता है हमारा कौन सा? वर्टिकल स्टीराप्स के केस में, फॉर वर्टिकल स्टीराप्स के लिए द स्ट्रेंथ ऑफ शेयर कोड में तो VS से ही सारा डिनोट किया है, तुम लोगों को समझाने के लिए हमने VS को बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में VV से डिनोट किए हैं और हमारा वर्टिकल स्टीराप्स के केस में इसको VS से डिनोट किए, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आ? हाँ बोलो। मतलब तुम्हारा बेंट ऑफ मतलब इंक्लाइंट में आता है। मैम तो डिजाइन कैसा होगा मैम? डिजाइन करते टाइम बता देंगे तुम लोगों को, न्यूमेरिकल होगा ना उसका डिजाइन का कुछ हम लोग प्रोविज़न बता देते हैं। अभी कौन सा स्टेप्स वाइज करना है, कैसे आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, उसका कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे स्टेप वाइज। देखो फास्ट देखो हम लोग जो डिजाइन करते हैं शेयर रेनफोर्समेंट का, हाउ द डिजाइन करते, कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। देखो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे जो हमारा जो नॉमिनल शेयर फोर्स होता है टाउ V इज इक्वल टू V/BD होगा फॉर वर्टिकल स्टीराप्स के केस में। फॉर वर्टिकल स्टीराप्स के केस में हम डिज़ाइन का क्राइटेरिया बता रहे कौन सा स्टेप बाय वाइज होगा। उसके बाद देखो और बेंट ऑफ के लिए टाउ V का वैल्यू कितना है बोलो, बेंट ऑफ के केस में टाउ V का वैल्यू कितना है? बेंट ऑफ के लिए फॉर बेंट ऑफ बताओ कितना है टाउ V का वैल्यू? वर्टिकल स्टीराप्स के लिए तो टाउ V इज इक्वल टू V/BD, बेंट ऑफ के लिए जब वेरिंग डेप्थ यूज होता है उसके लिए कितना है? ये तो यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए टाउ V इज इक्वल टू V/BD होता है फॉर वर्टिकल स्टीराप्स के केस में। फॉर बेंट ऑफ स्टीराप्स के लिए टाउ V का वैल्यू कितना है? इसका जो वैल्यू है देखो V प्लस माइनस M tan बीटा डिवाइडेड बाई D डिवाइडेड बाई B इंटू D, ये इतना ही है हमारा फॉर द बेंट ऑफ स्टीराप्स के केस में। ये हमारा देखो फर्स्ट हमारा स्टेप्स 1 में हम लोग पहले चेक करेंगे हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू V/D आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका पहले हम लोग चेक करेंगे। और वर्टिकल स्टीराप्स
यूज़ किया था, मतलब बेंटाप्स हमारा वर्टिकल स्ट्रैप्स के केस में टाउ वी वैल्यू नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। फॉर द बेंटाप स्टीराप्स के केस में ये हमारा यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए है, हमारा वर्टिकल जो स्टीराप्स के लिए जो टाउ वी होता है ये यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए होता है। और हमारा बेंटाप स्टीराप्स के केस में जो टाउ वी का वैल्यू है v प्लस माइनस एम टेन बीटा डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई बी इंटू डी है। ये हमारा फर्स्ट चेक करेंगे। उसके बाद सेकेंड क्या चेक करेंगे, जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी जब ग्रेटर देन होगा टाउ सी से, मतलब क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस से जब ग्रेटर देन होगा तब हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। जब टाउ वी का वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी होता है तब हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, बोलो। जब टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी होता है शियर रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड शेयर रेनफोर्समेंट। तो इस रेनफोर्समेंट का जो वैल्यू है इसको हम लोग वी एस इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बी इंटू ए एस बी इंटू डी डिवाइडेड बाई एस बी है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप्स में फर्स्ट हम लोग टाउ वी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड हम लोग चेक करेंगे टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी, ना टाउ वी लेस देन टाउ सी होगा तो उसके लिए कौन सा हो रहा है, और टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स होगा तो उसके लिए हमारा क्या हो रहा है। जब हमारा टाउ वी का वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी हुआ तो हम लोग प्रोवाइड द शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जब उसका जो शेयर रेनफोर्समेंट का कितना वैल्यू है, वी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बी इंटू डी डिवाइडेड बाई एस बी है। जब हमारा ये तुम्हारा सेकेंड स्टेप्स हो गया। मैम। एक मिनट रुक जाओ। और क्या है हमको, और क्या चेक करना है, हमको चेक करना है टाउ वी का वैल्यू जब लेस देन टाउ सी होगा तब हम लोग एक मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस मिनिमम रेनफोर्समेंट का वैल्यू कितना है, जो IS 456 में दिया है, इसका वैल्यू है a इंटू एस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू एस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू एफ वाई है। और हमको क्या चेक करना है, जब हमारा टाउ वी का वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बोलो। जब टाउ वी का वैल्यू टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा है, सेक्शन को रीडिज़ाइन करते हैं। रीडिज़ाइन करते हैं, रीडिज़ाइन होता है। मतलब इतना सारा हमको स्टेप्स से हमको कैलकुलेट करना है, कैसे हम स्टीराप्स का स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे, बीम में हम लोग कितना बार डाया का स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, सारा चीज़ हमको इस स्टेप्स वाइज हमको डिज़ाइन बनाना है। हम फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट हमको डिज़ाइन करते टाइम फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है टाउ वी इज इक्वल टू वी बाई बी इंटू डी और v प्लस माइनस एम टेन बीटा डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई बी इंटू डी। सेकेंड में हम लोग क्या चेक करेंगे, टाउ वी का वैल्यू जब ग्रेटर देन टाउ सी होगा तब हम लोग प्रोवाइड करेंगे शेयर रेनफोर्समेंट। ठीक है, जब हमारा ये तुम्हारा 2 नंबर पे 1 हो गया, ये हो गया। जब हमारा टाउ वी का वैल्यू जब लेस देन टाउ सी हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम तो हमारा टाउ वी जब टाउ सी से भी कम हो जाएगा तब हमको रेनफोर्समेंट देने का ज़रूरत नहीं होता है, किंतु हम लोग हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेफ्टी के लिए हम लोग एक मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट लेके चलते हैं। जो उस मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट का कितना वैल्यू है, प्रोवाइड मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट
शेयर एनफोर्समेंट उसका जितना वैल्यू होगा ए इंटू एस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू एस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू पॉइंट 4 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू एफ वाई। ठीक है, और एक जो स्टेप्स है, जब हमारा जो टाउ वी का वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से भी ज़्यादा हो गया, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से भी ज़्यादा हो गया, तब हम लोग सेक्शन को रीडिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इतना सारा स्टेप्स का हिसाब से हम लोग शेयर को डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट हमारा टाउ वी का वैल्यू होगा वी बाई बी डी फॉर द वर्टिकल स्टीरअप्स के केस में, और ये हमारा बेंट अप स्टीरअप्स के केस में जो टाउ वी डी का वैल्यू है v प्लस माइनस एम टेन बीटा डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई बी इंटू डी। जब हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्रिटिकल और द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस से भी ज़्यादा हुआ, तब हम लोग प्रोवाइड करते हैं शेयर रेनफोर्समेंट। इस शेयर रेनफोर्समेंट का
आवाज आ रहा है ना? यस मैम। हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं शेयर रेनफोर्समेंट को, हाउ टू डिजाइन, ठीक है। तो हम लोग देखो फर्स्ट जो होता है हमारा टाउ वी का वैल्यू जो होगा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू होगा वी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, और भी प्लस माइनस एम टेन बीटा डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जो होगा भी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी फॉर द वर्टिकल स्ट्रैप्स के केस में, और भी प्लस माइनस एम टेन बीटा डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी फॉर द बेंट ऑफ स्ट्रैप्स के केस में। और सेकेंड जो स्टेप्स है हमारा जब टाउ वी का वैल्यू ग्रेटर देन मतलब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ग्रेटर देन क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस होगा, उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट, प्रोवाइड रेनफोर्समेंट जब हमारा टाउ वी का वैल्यू नॉमिनल शेयर स्ट्रेस लेस देन क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस, उसके लिए जो मिनिमम रेनफोर्समेंट पता हमको रेनफोर्समेंट देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू टाउ सी से ज़्यादा हुआ क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा हुआ तभी हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जब हमारा टाउ वी का वैल्यू नॉमिनल शेयर स्ट्रेस लेस देन क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस हुआ हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है रेनफोर्समेंट देने के लिए, तब हम लोग स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उस मिनिमम जो रेनफोर्समेंट का जो वैल्यू है मिनिमम रेनफोर्समेंट का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 उसका जो वैल्यू होता है ASB डिवाइडेड बाय B इंटू SB ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू FY है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा जो क्राइटेरिया होता है ये हमारा ए ले लेते हैं और इसको हम बी दे देते हैं, और सी जो लास्ट हमारा जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से भी ज़्यादा हुआ टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा हुआ तो उसके लिए हम लोग सेक्शन को रीडिज़ाइन करते हैं, रीडिज़ाइन किया जाता है। हमारा रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए इतना सारा हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया है, इसी का बेसिस में हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट को कैलकुलेट करते हैं। हमको कितना सेक्शन में स्ट्रक्चर में शेयर रेनफोर्समेंट का ज़रूरत है और कितना डाया का हमको उसमें प्रोवाइड करना है, बीम में बोलो कॉलम में बोलो, तो हमको सारा इसी डिज़ाइन क्राइटेरिया से हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो जो प्रोवाइड जो टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्सिमम है उसके लिए जो प्रोवाइड देखो आज नेट बहुत काट रहा है।
हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है? यस मैम। उसके देखो नेक्स्ट और एक चीज़ बताए नहीं है। एक चीज़ देखो, जब हमारा टाउ वी का वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी होता है, इसके जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं बार बार, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है तुम लोगों के लिए डिज़ाइन करते टाइम। उस जो रेनफोर्समेंट कितना होता है उसको हम लोग वी एस वाला जो फार्मूला हमने आज बताया है, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो वी एस का जो वैल्यू है, वी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बी इंटू एस बी इंटू डी डिवाइडेड बाई एस बी है। सिग्मा एस बी हमारा परमिसिबल शियर स्ट्रेस है, ए एस बी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है टोटल, और डी इफेक्टिव डेप्थ है, और एस बी हमारा स्पेसिंग होता है। इस फार्मूला से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा बॉन्ड आता है। बॉन्ड क्या होता है बोलो, कोई किसी को पता है बॉन्ड क्या होता है? मैम डिजाइनिंग में जो सेकंड स्टेप था वो फिर से बता दीजिए ना एक बार। सेकेंड स्टेप ओके बता देती हूँ। देखो सेकेंड जो स्टेप्स है, इसमें हमारा जब नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी, नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होता है? हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस होता है, जो हमारा सेक्शन का ऊपर टोटली आता है, उसको हम लोग नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं। जब नॉमिनल शियर स्ट्रेस ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, इसको हम लोग टाउ सी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग परमिसिबल शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। जब ज़्यादा होता है उसके लिए हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग इस कैलकुलेशन से शियर स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है, देखो IS 456/2000 का पेज नंबर 85 में जो दिया है, इस फार्मूला से हम लोग कितना रेनफोर्समेंट देना है, इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस बी इंटू ए एस बी इंटू डी डिवाइडेड बाई एस बी है, ठीक है। ये हमारा 2 का फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? जब हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस लेस देन क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू लेस देन हमारा क्रिटिकल शियर स्ट्रेस हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या, हम लोगों को रेनफोर्समेंट देने का ज़रूरत नहीं। हम लोग को तभी ज़रूरत पड़ेगा जब हमारा टाउ वी का वैल्यू जब ग्रेटर देन टाउ सी होगा, तभी हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते। जब हमारा टाउ वी का वैल्यू लेस देन टाउ सी आ गया तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है। तब भी हम लोग सेफ्टी के लिए डिज़ाइन करते टाइम मिनिमम रेनफोर्समेंट लेके चलती हूँ। सच देखो तुम्हारा स्ट्रक्चर अचानक से गिर गया तब हमारा दिक्कत होता आएगा स्ट्रक्चर में, तो इसी वजह से हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट लेके चलती हूँ। जब हमारा टाउ वी का वैल्यू लेस देन टाउ सी हुआ, तो ये जो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना लेती हूँ, मिनिमम रेनफोर्समेंट लेके चलती हूँ। जो ये मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, ये हमारा IS 456/2000 का पेज नंबर देखना, पेज नंबर हमारा 48 का क्लॉज 26.5.1.6 में है। एस बी, इसी से हमारा ये फार्मूला आता है IS कोड से, एस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू एस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू एफ वाई। ये तो हमारा हो गया जब टाउ वी लेस देन टाउ सी हुआ। जब हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से भी ज़्यादा हो जाता है, जब नॉमिनल शियर स्ट्रेस ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से भी ज़्यादा होता है, तब हमारा जो इसको जो डिज़ाइन बनाया है उसको हमको फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इसको हम लोग फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा।
ये सब हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद ही हम लोग शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करते चेक करने के बाद। ठीक है, हो गया 2 नंबर। क्लॉज नंबर कितना बताएं? क्लॉज नंबर देखो, क्लॉज 26.5.1.6 पेज नंबर 48 में मिनिमम रेनफोर्समेंट का दिया हुआ है। मिला? यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, कोई बोलो, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? मैम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। कंक्रीट और स्टील के लिए? कंक्रीट और स्टील के बीच में जो मैम कितना अच्छा से वो बंधा हुआ है, मतलब कितना अच्छे से पकड़ के रखा है। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? नेक्स्ट हमारा आता है बॉन्ड। सपोज ये हमारा कंक्रीट का एक ब्लॉक है, इसमें हम लोग स्टील को गाड़ के रखे हुए हैं। मैम इसी को हम लोग शायद नो स्लीपिंग कंडीशन भी बोलते हैं। सपोज हमारा एक कंक्रीट का ब्लॉक है, इसमें हम लोग एक रेनफोर्समेंट को गाड़ के रखे हैं। स्टील आप से बोलो, रेनफोर्समेंट बोलो, इसको हम लोग गाड़ के रखे हैं। ठीक है, जब हम इसको खींचते हैं तो हमारा यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगा। जब हमारा टेंशन प्रोड्यूस होगा, जब खींचेंगे, जब टेंशन आएगा हमारा, तब ये जो है कंक्रीट के साथ स्टील का जो बांधा हुआ वाला पोर्शन है ना, इसमें हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस प्रोड्यूस तो होगा ही ना। जब हम लोग इसको खींचेंगे स्टील बार को, तब हमारा टेंशन के वजह से ये वाला एरिया में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला एरिया में जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, जब हमारा कोई कंक्रीट का ब्लॉक हो, इसमें हम लोग स्टील को गाड़ के रखे हुए हैं, जब हम इस स्टील बार को बाहर का तरफ खींचेंगे, तब यहाँ पे हमारा टेंशन आएगा। जब इस टेंशन जब आएगा और हमारा जिस पोर्शन में हमारा स्टील कंक्रीट के साथ अटैचमेंट है, उस पोर्शन में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, जहाँ पे हमारा बॉन्ड वाला एरिया में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। तो इस हमारा जो स्टील बार है कंक्रीट का अंदर कितना तक अंदर रखते हैं, इसको हम लोग IS 456-2000 का अनुसार हम लोग कितना स्टील इसमें रखना है, इसको दिया हुआ है। ठीक है, सपोज हमारा कंक्रीट का सपोज देखो हमारा एक कंक्रीट का ब्लॉक है। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा स्टील को गाड़ के रख दिए हैं, तो हम लोग इसको खींचेंगे तो बाहर निकल के आ जाएगा। सपोज ये हमारा, सपोज लेके चलो यहाँ पे, और एक कोई कंक्रीट का ब्लॉक है, इसमें हम लोग आधा पोर्शन तक स्टील बार को गाड़ के रखे हैं, तो हम लोग इसको खींचेंगे तो बाहर नहीं आएगा। इसको हम लोग ज़्यादा अंदर तक रखे हुए आधा पोर्शन तक, ये भी बाहर नहीं आएगा। ये सपोज ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक है, इसमें इतना डिस्टेंस तक हम लोग इसमें स्टील बार रख दिए हैं, इसको खींचेंगे भी बाहर नहीं आएगा। किंतु हमारा IS 456-2000 में बोला जब हमारा आधा में ही देखो कम चल जाएगा। हम लोग इतना डिस्टेंस तक रखेंगे, जब हम लोग खींचेंगे तो हमारा कम चल जाएगा, तो हम लोग इतना स्टील बार देंगे तो मेरा कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगा। इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा लेंथ तक हम स्टील बार को
कंक्रीट के अंदर रखते हैं, ये जो जितना डिस्टेंस तक हम लोग रखते हैं ना, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो कितना हमारा स्टील, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। तो इस डेवलपमेंट लेंथ हम लोग स्टील बार को कंक्रीट के अंदर कितना डिस्टेंस तक इसको गाड़ के रखते हैं, उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, जिसको हम लोग LD से डिनोट करते हैं। इस LD का वैल्यू हमारा कैसे कैलकुलेट होता है उसका हम लोग बताती हूँ। कौन वेटिंग में है? उसके बाद देखो जो ये जो कंक्रीट का ब्लॉक है, इसमें हम लोग स्टील को गाड़ के रखे, इसमें जो टेंशन खींच रहा है तो हमारा टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके वजह से बॉन्ड वाला एरिया में जो स्ट्रेस आता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस को हम लोग टाउ BD से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग टाउ BD से डिनोट करते हैं, टाउ BD इज इक्वल टू बॉन्ड स्ट्रेस है, ठीक है। तो इस जो बॉन्ड स्ट्रेस के साथ और डेवलपमेंट लेंथ का क्या रिलेशन होता है। सपोज देखो हमारा कंक्रीट स्टील को खींचने पे जो टोटल टेंशन आ रहा है, टोटल टेंशन जो है, टोटल टेंशन T इज इक्वल टू होगा टाउ इंटू BD बॉन्ड स्ट्रेस इंटू लेंथ इंटू टोटल एरिया, टोटल एरिया, ठीक है। टोटल जो टेंशन आएगा, सब हमारा ये कंक्रीट का ब्लॉक है, इसमें हम लोग स्टील बार को प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। सपोज इस स्टील बार का जो डाया है ये 5 है, ठीक है, और ये जो लेंथ है हमारा LD है, मतलब डेवलपमेंट लेंथ है। तो हमारा जो टोटल जो टेंशन होगा, इसको हम लोग खींचेंगे तो टेंशन आएगा, तो ये जो टोटल टेंशन होगा हमारा जो स्टील बार का जो लेंथ है LD मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस भी आएगा टाउ BD इंटू लेंथ कितना है हमारा LD है, LD इंटू टोटल एरिया कितना होगा 2πr होता है ना सर्कुलर वाला एरिया में, 2 इंटू पाई इंटू R कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। ये कितना वैल्यू आएगा टोटल एरिया किसका लिए? इसका, जो स्टील बार है, स्टील बार का कितना है, डाया कितना है 5 है, तो इसका R कितना होगा 5/2 है, तो इसमें कितना आएगा टाउ इंटू BD इंटू LD, देखो 2 काट जाएगा, इंटू पाई इंटू 5, ये हमारा टोटल टेंशन है। तो टोटल टेंशन T इज इक्वल टू कितना है सिग्मा ST इंटू AST, इसको लिख सकते हैं ना सिग्मा ST इंटू AST। तो सिग्मा ST इंटू AST को हमारा जो टोटल टेंशन है इसके साथ इक्वल कर देंगे ना, तब हमारा डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगा। देखो ये जो टोटल टेंशन का जो वैल्यू है सिग्मा, सबको देख रहे हैं ना, सिग्मा ST इंटू AST इज इक्वल टू जब होगा टाउ इंटू BD इंटू
डेवलपमेंट लेंथ एल डी इंटू पाई इंटू फाई। इससे हमारा डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू आ जाएगा। कितना वैल्यू है? एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू फाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। ठीक है, इतना देखो, इसका प्रूफ समझ में आ गया। देखो एक बार डेवलपमेंट लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, देख लो एक बार। एएसटी कहाँ चला गया? पाई पाई कहाँ चला गया? पाई तो है, अच्छा पाई वाला वैल्यू ना, पाई इंटू फाई, ये देखो। और ए वाला जो, अच्छा एरिया ऑफ द स्टील का वैल्यू नहीं ना लिखे, रुको पहले से फिर से कर। ये जो ए एस टी है ना, ए एस टी का वैल्यू देखो यहाँ पे, देखो हम बता देते। ए एस टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू फाइव स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ द स्टील कितना होता है? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर होता है ना। ए एस टी का वैल्यू जब पाई बाई 4 इंटू फाइव स्क्वायर होगा ना, तब पाई पाई कट जाएगा। देखो ए एस टी जो है ना, ए एस टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, एक मिनट देखो, पाई बाई 4 इंटू फाइव स्क्वायर। अभी देखो कैलकुलेट करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारा डी कितना है? डाया फाई है, तो डेवलपमेंट लेंथ कितना आएगा एक बार चेक करो। आ रहा है डेवलपमेंट लेंथ इतना। इसके बाद समझ में नहीं आया, इसके बाद फिर से बता दीजिए। ओके ठीक है, फिर से बताती हूँ। मैम एक बार फिर से स्टार्टिंग से बताइएगा। तुम लोग जाओ पेज नंबर 42 में, IS 456/2000 का, वहाँ पे देखो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है ये जो LD है डेवलपमेंट लेंथ फाई इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी कैसे आया। ठीक है, सपोज हमारा कोई कंक्रीट का कोई सेक्शन हो, कंक्रीट का सेक्शन में स्टील बार गाड़ के रखे हुए। ठीक है, ये स्टील बार का जो डाया है ये हमारा फाई है, और ये जो डिस्टेंस है जितना दूर गाड़ा हुआ है इसका लेंथ है LD डेवलपमेंट लेंथ। तो इसको हम लोग खींचेंगे तो टेंशन आएगा, वो जो टेंशन का जो वैल्यू है T टोटल टेंशन इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, T इज इक्वल टू टाउ इंटू बी डी, टाउ बी डी हमारा बॉन्ड स्ट्रेस है, इंटू लेंथ इंटू टोटल एरिया। देखो यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ आया। देखो टोटल एरिया है, इसको भूल जाओ, हम बताती हूँ। टाउ इंटू बी डी इंटू लेंथ इंटू टोटल एरिया। तो हमारा इस सेक्शन में हमारा एरिया कितना है स्टील के लिए,
टाउ इंटू बी डी, टाउ इंटू बी डी इंटू लेंथ हमारा एल डी है, डेवलपमेंट लेंथ, इंटू टोटल एरिया कितना है 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2, हमारा 5 डाया है तो 5 डिवाइडेड बाई 2। और टोटल टेंशन को हम लोग लिख सकते हैं T इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस टी इंटू ए एस टी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस टी इंटू ए एस टी का वैल्यू कितना है, एस टी कितना है पाई बाई 4। मैम आप एएस लिखे हैं, टी छोड़ दिए। ओके, एस टी है, ठीक है, एस टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो एस को इजिकल टू ए है तो इसको इजिकल टू ए करेंगे तो हमको डेवलपमेंट लेंथ मिल जाएगा, डेवलपमेंट लेंथ मिल जाएगा। तो सिग्मा एस टी इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर इजिकल टू टाउ इंटू बी डी इंटू एल डी इंटू पाई इंटू 5। तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ कितना आएगा 5 इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। आ रहा है, देखो समझ में आ गया। तो ऐसी प्रोसेस में हमको डेवलपमेंट लेंथ मिला। इसका जो फॉर्मूला देखो आई एस कोड 456/2000 का, मत करिएगा। नहीं तुम लोग करो, सॉल्व करो। जो आई एस 456/2000 का पेज नंबर 42 में है। पेज नंबर 42 में जाना तुम लोग, आई एस 456/2000 का। इसमें देखो डेवलपमेंट लेंथ का एक फॉर्मूला दिया है। तो इसमें फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर, डायमीटर ऑफ बार, सिग्मा इज stress is equal to stress in bar of tau BD is equal to bond stress, design bond stress। हुआ तो बताना, तब इरेज करेंगे। फाइजिकल टू लास्ट में लिख लेना, फाइजिकल टू नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार और सिग्मा एस इज इक्वल टू स्ट्रेस इन द बार और टाउ बी डी इज इक्वल टू डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। फाई इज इक्वल टू नॉमिनल डाया ऑफ बार, सिग्मा एस टी इज इक्वल टू स्ट्रेस इन बार, टाउ बी डी इज इक्वल टू डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। हो गया, इरेज करें।
ये देखो हमने जो बताया है यही वाला बताया है। इसमें जो हमारा जो टोटल टेंशन होता है एरिया ऑफ द बार इनटू स्ट्रेस, तो एरिया ऑफ द बार कितना है π/4 इंटू फाइव स्क्वायर। यहाँ पे जो बार का डायमीटर देखो 5 रखा है और सिग्मा एस क्या है, सिग्मा एस हमारा स्ट्रेस इन द बार, तो इसमें सिग्मा एस लेके चला है तो हम सिग्मा एस टी लिए है। तो π/4 इंटू फाइव स्क्वायर इंटू सिग्मा एस तो टोटल टेंशन है। जब हमारा टोटल टेंशन इतना है तो हमारा और एक जो फॉर्मूला है जिसमें देखो फोर्स डेवलप्ड इन द बार इन कंक्रीट इज इक्वल टू अप्लाइड पुल। अप्लाइड पुल क्या है, जिसमें हम लोग खींचे हैं बार को, हम लोग बाहर का तरफ खींचे हैं, उसको बोल रहा है अप्लाइड पुल। देखो अप्लाइड पुल है तो फोर्स डेवलप्ड इन द बार इन कंक्रीट, तो कितना फोर्स डेवलप्ड हुआ, जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस है, बॉन्ड स्ट्रेस को हम लोग एरिया ऑफ द बार से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेवलपमेंट लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अप्लाइड पुल मतलब टोटल टेंशन आ जाएगा। ये जो टोटल टेंशन है जो हमने बताया है इसका इसे ही पाई इंटू फाइव इंटू डेवलपमेंट लेंथ इंटू टाउ इंटू बी डी इसको जब कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया 2πr लेके चला है, जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया इसका जो वैल्यू रखा है ना 2 इंटू पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, इसमें डायरेक्ट बना दिया है। तो पाई इंटू 5 इंटू एल डी इंटू टाउ बी डी इज इक्वल टू जो टोटल टेंशन है मतलब सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी का वैल्यू देखो यहाँ पे किया है π/4 इंटू फाइव स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट लेंथ आया एल डी इज इक्वल टू पाई इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। देखा, तो इतना ही वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करके प्रूव किए हैं। डेवलपमेंट लेंथ एल डी इज इक्वल टू पाई इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद ये तो हमारा हुआ टेंशन के केस में डेवलपमेंट लेंथ इतना आता है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 यहाँ पे बताया है जब हम लोग कंप्रेशन के केस में जो हम लोग डेवलपमेंट लेंथ के और हमारा 25% इंक्रीज हो जाता है, मतलब हमारा जो ये डेवलपमेंट लेंथ मिला ये हमारा मिला फॉर द टेंशन के लिए। जब हम लोग बाहर का तरफ खींचते हैं स्टील बार को टेंशन के लिए, हमारा डेवलपमेंट लेंथ एल डी इज इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी फॉर टेंशन के लिए हमारा मिला टेंशन के लिए। जब हमारा कंप्रेशन के केस में बताया है फॉर द कंप्रेशन, देखो फॉर कंप्रेशन देखो IS 456/2000 का पेज नंबर 43 का फर्स्ट स्टार्टिंग में दिया है। पेज नंबर 43 का क्लॉज नंबर 26.2.1 का स्टार्टिंग में दिया है फॉर बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर द बार इन टेंशन शैल बी इंक्रीज्ड बाय 25%। देखो फॉर द कंप्रेशन के केस में और for compression bond stress tau vd value increases 25%। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द IS 456/2000 का क्लॉज 26.2.1 में दिया है। और कंप्रेशन के केस में जो हमारा टाउ वीडी का जो वैल्यू आता है तो 25% इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ कितना आएगा फॉर द कंप्रेशन के केस में,
देखो हमको जो डेवलपमेंट लेंथ आया एल डी का जो वैल्यू आया एल डी इज इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। ये हमारा आया फॉर द टेंशन के लिए। एक मिनट, जब हमारा कंप्रेशन के केस में जो डेवलपमेंट लेंथ आएगा फॉर द कंप्रेशन एल डी का जो वैल्यू आएगा एल डी इज इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 5 इंटू टाउ बी डी। ठीक है, हाँ बोल रहे बता रही हूँ। एल डी इज इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 5 इंटू टाउ बी डी कंप्रेशन के केस में। जो 5 है ना, क्योंकि हमने बताया जो फॉर कंप्रेशन में 25% इंक्रीज होता है, तो 4 का 25% कितना होता है? 5 होता है ना। इसका 25% मतलब Yes, टेंशन के केस में जितना आता है उसका 25% इंक्रीज हो जाता है फॉर द कंप्रेशन के लिए। देखो फॉर कंप्रेशन, फॉर कंप्रेशन टाउ बी डी वैल्यू increases 25%। मतलब जितना हमारा टेंशन के लिए आ रहा है उसका 25% इंक्रीज हो जाता है। टाउ बी डी का जो वैल्यू है ये हमारा 25% इंक्रीज हो जाता है। देखो पेज नंबर 43 का क्लॉज देखो 26.2.1, पेज नंबर 42 में जाना, तुम लोग जाओ IS 4562 का पेज नंबर 43 में जाओ। 43 का स्टार्टिंग में देखो लिखा है, स्टार्टिंग में जाओ। और ये जो टाउ बी डी का जो वैल्यू कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज होता है, बस प्लेन बार के केस में जो टाउ बी डी का जो वैल्यू होता है, टाउ बी डी वैल्यू ये प्लेन बार में जितना होता है टाउ बी डी का वैल्यू, डिफॉर्म बार में उस वैल्यू 60% इंक्रीज हो जाता है। जो टाउ बी डी का वैल्यू मतलब बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू प्लेन बार के लिए जितना आता है, डिफॉर्म बार के केस में 60% इंक्रीज हो जाता है। मतलब टाउ बी डी वैल्यू फॉर प्लेन बार, फॉर प्लेन प्लेन बार हो जाता है 60% इंक्रीज फॉर डिफॉर्म्ड बार, ठीक है। तो जो टाउ बी डी का वैल्यू जो है फॉर द प्लेन बार के केस में जितना आएगा, डिफॉर्म बार के केस में 60% इंक्रीज हो जाता है टाउ बी डी का वैल्यू। जैसे तुम्हारा टाउ बी डी का वैल्यू फॉर द टेंशन के केस में जैसे 5 इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी होता है, कंप्रेशन के केस में इसका वैल्यू हो जाता है 5 इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 5 इंटू टाउ बी डी। क्यों होता है? क्योंकि इसका 25% कंप्रेशन के केस में टाउ बी डी का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ऐसे हमारा डिफॉर्म बार में भी 60% टाउ बी डी मतलब बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होता है देन द तुम्हारा प्लेन बार, 60% इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो बॉन्ड डिफॉर्म बार में
क्यों हमारा बॉन्ड स्ट्रेस ज़्यादा होता है? डिफॉर्म्ड बार के केस में बॉन्ड स्ट्रेस क्यों ज़्यादा होता है? बताओ कोई। उसमें जो रिब्स प्रेजेंट रहता है उसके कारण। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारा जो डिफॉर्म्ड बार होता है उसमें प्रेजेंट रहता है रिब्स, इसको हम लोग बोलते हैं रिब्स। इस रीजन में डिफॉर्म्ड बार के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेस टाउ वीडी का जो वैल्यू आता है वो हमारा 60% इंक्रीज हो जाता है डिफॉर्म्ड के केस में, फॉर द डिफॉर्म्ड बार, फॉर डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, ये हमारा 60% इंक्रीज हो जाता है टाउ वीडी का जो वैल्यू आता है। तुम लोग पेज नंबर 43 में गए हो IS 456/2000 का। देखो स्टार्टिंग में लिखा है फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग टू IS 1786 these values shall be increased by 60%। IS 456/2000 में दिया है डिफॉर्म बार के केस में 60% इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट में देखो दिया है फॉर बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज्ड बाय 25%। increased by 25%। यहाँ पे देखो ये दिया है जो बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू है वो हमारा 25% इंक्रीज। हाँ बोलो। 4:40 से क्लास में हम लोग का कौन सा क्लास है? सर्वे का है मैम। अच्छा सर्वे का, ठीक है हम दे रहा है। देखो हमारा जो फाई का जो वैल्यू है नॉमिनल डाइव और द रेनफोर्समेंट बार में जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू 25% इंक्रीज हो जाता है। बंडल बार हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। बस टाउ बीटी का वैल्यू फॉर टेंशन के केस में, कंप्रेशन के केस में हमारा 25% इंक्रीज होता है। और तुम्हारा जो डिफॉर्म्ड बार के केस में फॉर द डिफॉर्म्ड बार जो टाउ वीडी का जो वैल्यू होता है वो हमारा 60% इंक्रीज होता है, 60% इंक्रीज होता है देन प्लेन बार। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन प्लेन बार ये हमारा कंप्रेशन के केस में सी फॉर कंप्रेशन के केस में 25% इंक्रीज होता है देन द टेंशन। और डिफॉर्म बार के केस में टाउ वीडी का जो वैल्यू है वो 60% इंक्रीज होता है देन द प्लेन बार। देखो यहाँ पे भी दिया है, हमारा जो नोट्स है उसमें भी दिया हुआ है, तुम लोग एक बार चेक कर लेना। समझ में आ गया टाउ वीडी कैसे निकला और टाउ वीडी का वैल्यू कैसे हुआ? तो अटेंडेंस लेके छोड़ देती। बंडल्ड वन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बॉन्ड स्ट्रेस समझ में आ गया सबको? अर्चना, अभिजीत, आप दोस्त समझ में आया? गौतम, यस मैम। ठीक है, एक बार नोट चेक कर लेना तुम लोग, रूम पे समझ में और अच्छा से आ जाएगा। और IS कोड के साथ मिला लेना, कोड देख के पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तुम लाइन पे रहो, अटेंडेंस ले लेती हूँ।
नाम अटेंडेंस लिंक हाँ ले रहा है ले रहा है। हाँ, रुक। ठीक है तुम लोग जा सकते हो, अटेंडेंस हो गया है। वेलकम।